नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और कैसे तमाम जो योजनाएं हैं आपके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज मुख्य रूप से आपको हम जानकारी देंगे 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन के बारे में, जो कि उत्तराखंड में हुआ। उसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। ग्रीष्म ऋतु में बकरी के लिए उत्तम पोषाहार। उत्तराखंड में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन और अजोला से पशुओं को लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अब खबरें विस्तार से। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी अब गरीब पशु नहीं रहा है। वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन प्रबंधन, रहन सहन एवं खान पान पर अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में खोल रखा है, जहां पर बकरी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य जोरों पर चल रहा है। जंगल में विचरण कर अपना गुजारा करने वाला ये जीव यानी बकरी के लिए हमारी सरकार एवं वैज्ञानिक बहुत ध्यान देने लगे हैं। सारे साल बकरी अच्छा दूध एवं मांस दे, इसके लिए उसका खान पान बेहद संतुलित एवं पौष्टिक होना अति जरूरी है। गर्मियों में बकरी के खान पान के बारे में CIRG के प्रधान वैज्ञानिक ने बताया। देखिए, गर्मियों के मौसम में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और ऐसे समय में जानवरों को अगर आप अच्छा खान पान रखें, अच्छा राशन दें, तो उनसे उत्पादन अच्छा मिलेगा। चाहे आप बकरियां मांस के लिए पाल रहे हों, चाहे दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हों या ब्रीडिंग के लिए पाल रहे हों। जब खान पान की बात आती है तो मेरा किसान भाइयों को सुझाव होगा कि सबसे पहला मुद्दा है कि उनको गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध हो, क्योंकि आप लोग जैसा देखते हैं कि इन दिनों हरे चारे की कमी हो जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो भी बकरी पालक हैं वो हरे चारे का प्रबंध करें और उसके लिए इन दिनों वो लोबिया बो सकते हैं, जो बहुत बढ़िया चारा है बकरियों के लिए। दलहनी चारे हैं। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा जो आता है वो आता है दाने का। दाना एक बहुत बड़ा एक ऐसा खान पान का ऐसा भाग है कि जो बकरियों के दूध उत्पादन में, मांस उत्पादन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इन दिनों बकरियों को दाना अवश्य दें और दाने की जो मात्रा है वो एक मोटे तौर पे हम आप लोगों को बता दें कि करीब 250 ग्राम से लेके 400 साढ़े 400 ग्राम तक आप दाना दे सकते हैं। अगर छोटी नस्ल की बकरियां हैं 200 ग्राम 250 ग्राम काफ़ी है। अगर बड़े नस्ल की बकरियां हैं जैसे जमुनापारी है, झकराना है, सिरोही है, इनकी मात्रा आपको 300 साढ़े 300 400 ग्राम तक देनी पड़ेगी। अगर आपकी बकरियां बच्चे देने के लिए हैं तो ऐसी अवस्था में 1 महीना बच्चा देने के 1 महीने पहले आपको दाने की मात्रा 100-150 ग्राम ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे जो बच्चा है वो अच्छी तरह पैदा होगा, तंदुरुस्त होगा और तंदुरुस्त होने के साथ साथ बकरियों का वजन भी बच्चे पैदा होने पर कम नहीं होगा। दूध का उत्पादन बहुत बढ़िया होगा। हमारे देश में दलहन उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं भारत सरकार का कृषि मंत्रालय विशेष योजना के अंतर्गत दलहन उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं किसानों की सहकारी संस्थाएं भी किसान सभाओं द्वारा इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। दलहन उत्पादन का रकबा देश के अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। इस ओर किसानों की सहकारी संस्था इफ्को अपने विशेष अभियान के तहत किसान सभाओं का आयोजन कर किसानों को दलहन के बीज वितरित कर रही है, जिससे किसान बहुत उत्साहित हो रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे देश में दालों की बहुत भारी मात्रा में कमी है। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने योजना चला रखी है, जिसके तहत इफ्को भी इसमें विशेष भूमिका निभा रही है। हालांकि गत वर्ष राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन बढ़ा है और उत्तराखंड में भी हम दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को उर्द बीज के मिनी किट वितरित कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में भी दालों का उत्पादन बढ़े। दुधारू पशुओं में दूध की क्षमता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है उसको संतुलित आहार मिलता रहे। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अजोला घास तैयार की है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है। पशुपालन में सबसे ज्यादा खर्च उसके आहार पर होता है
और समुचित आहार प्रबंधन ही पशुपालकों को बेहतर आमदनी भी दिलाती है। इसी आहार प्रबंधन को अपनाकर चंदवा के किसान राजेंद्र यादव ने अपनी किस्मत बदल ली। एक घास का ही प्रजाति है जिसको बहुत आसानी से उपजाया जाता है। इसका नाम है अजोला और ये गायों के लिए, पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है और हम लोग तो खुद उसका उपयोग कर रहे हैं। हम लोग खुद से महसूस करते हैं कि हम बाज़ार से पहले होता था कि खल्ली खरीदते थे, जो कि आज के डेट में बहुत महंगा हो गया और खल्ली से हमारा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स का भरपाई होता था और उसका भरपाई अब हम इसके माध्यम से करते हैं और ये हमारे एकदम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में ये उपलब्ध है। दरअसल अजोला में प्रोटीन की मात्रा 25 से 35%, कैल्शियम 67 मिलीग्राम और लौह की मात्रा 7.3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाया जाता है, जो अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में काफी अधिक और सस्ता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में कल 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के किसी भी राज्य में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में कल इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज और कल दोनों दिन 1-2 जगह बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत कम बरसात होगी, यानी तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2 दिन तक कहीं न कहीं बारिश होगी। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी इसी तरह की बारिश के आसार हैं, लेकिन उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में बरसात नहीं होगी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, पर्यावरण की अगर बात की जाए, ये बेहद ज़रूरी कि इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहें। और जिस तरह की स्थितियां अब हमारे सामने हैं, हम लगातार देखते हैं जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर एक जो बड़ी वजह निकल कर आती है वो है हमारे वनों का कम होना। इसी के लिए बेहद ज़रूरी है कि ना सिर्फ वन संरक्षण किया जाए, बल्कि और भी ज़रूरत से ज़्यादा आप जितने पौधे लगा सकते हैं हमें लगाने चाहिए। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए पूरा विश्व चिंतित है और इसी के लिए आपको बता दें 19वें राष्ट्रीय मंडल वानिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया देहरादून, उत्तराखंड में, जहां पर चर्चा की गई किस तरीके से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और कैसे जो हमारे वन हैं इनका कटाव हम रोक सकते हैं। क्योंकि वन संरक्षण हम करेंगे, हमारे वन बचे रहेंगे, तभी हमारा जो पर्यावरण है, हमारी पृथ्वी जो है वो सुरक्षित रह सकेगी। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट किस तरीके से चर्चा हुई इस सम्मेलन में। हमारी पृथ्वी की जलवायु एवं पर्यावरण धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। इस बदलते पर्यावरण संतुलन को कैसे स्थिर एवं वनों का कटाव रोककर संतुलित किया जाए, इस विषय को लेकर पिछले दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में 3 से 7 अप्रैल 2017 तक 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन यानी CFC 2017 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने किया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रमंडल वानिकी संगठन के स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन इनेस, महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद डॉक्टर एस.सी. गैरोला सहित अन्य भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वैज्ञानिक मौजूद थे। अपने उद्घाटन संबोधन में महामहिम राज्यपाल ने वर्तमान तथा भावी पीढ़ी हित हेतु राष्ट्रीय वनों के रखरखाव, विविधता तथा उत्पादकता को बनाए रखने का आह्वान किया। This historic forest research institute has been in existence now for over 100 years. महामहिम राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैव विविधता तथा संवर्धनशील परितंत्र है, अतः यहाँ जैव विविधता तथा परितंत्र के अनुरक्षण में संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौतियां हैं। वन आधारित उद्योगों तथा लोगों द्वारा विकास तथा अल्प अवधि के नाम पर वनों का विनाश चिंता का कारण है। सम्मेलन की विषय वस्तु समृद्धि तथा भावी पीढ़ी हेतु वन वर्तमान परिस्थितियों में पहले से कई अधिक सुसंगत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि CFC 2017 से वानिकी, शोध प्रबंधन तथा संरक्षण की ओर नई पहल, नीति तथा विधायी हस्तक्षेप के लिए दीर्घ तथा अल्प अवधि के लिए विशिष्ट संस्तुतियां आएंगी। उद्घाटन सत्र के अवसर पर विशिष्ट अतिथि राष्ट्रमंडल वानिकी संगठन स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन इनेस ने विश्व में वानिकी के इतिहास का वर्णन किया। And the chairman of the British Forestry Commission has a tradition of being here, and I'm glad that Sir Harry Stockholm is here today to represent the Forestry Commission. उन्होंने वन अनुसंधान के संपूर्ण विश्व में वन प्रबंधन परिदृश्य को मजबूत बनाने हेतु सराहना की। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली, भारत में CFC के अनुभवों की याद दिलाई तथा टिप्पणी की कि उस समय भी वानिकी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे तथा इस समय भी जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास कार्य सूची में फिर से परिवर्तन होने की पूर्णतः स्मृति है। 5 दिवसीय इस 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में 4 और 5 अप्रैल को कई तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर सविता ने इस सम्मेलन की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो बातचीत हुई, सिफॉर के डायरेक्टर जनरल यहाँ थे, उनसे बातचीत हुई, FAO के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर मैडम खुद यहाँ थी। इसके अलावा यूफ्रो के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो हमारे साथ थे, और ऑफ कोर्स जो कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री एसोसिएशन है उनके तो चेयरमैन हमारे साथ हैं, और इसके अलावा डायरेक्टर जो कनाडा फॉरेस्ट सर्विस के हैं वो भी हमारे साथ थे। तो इस पे हमारी एक ये जो टेक्निकल सेशंस हैं या प्लेनरी सेशंस हैं या ये जो साइड इवेंट्स हुए, इसके अलावा भी हमने 1-to-1 एक मीटिंग की इनसे, और ये जानना चाहा कि ये हमें किस तरह से मदद कर सकते हैं ताकि हम अपने देश में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें जो इनके साथ कोलैबोरेशन में हो और हम कुछ और अच्छा कर सकें। तो इस तरह का ये एक हमारा साइड जो फ़ायदा था वो हो गया, जिसको बोलते हैं कि मेन फ़ायदा तो हुआ ही कि हम इतनी सारी रिकमेंडेशंस प्रस्तुत कर पाएंगे और हम इतने सारे मैसेजेस दे पाएंगे दुनिया को। इसके अलावा हमने ये फ़ायदा भी उठाया कि हम अपने संस्थान को या अपने देश के लिए इन वर्ल्ड रिनाउंड फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को, अपने शोध को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। हमने बातचीत की कि हमको एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी कुछ करने हैं, जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स या हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स या हमारे यहाँ के साइंटिस्ट वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में जाके देखें कि वो क्या कर रहे हैं और वहाँ से कुछ सीख कर आएँ। इसी तरह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट या ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आएँ और पता लगाएं कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं और आपस में मिलजुल के जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करें। हमारा जो डेटाबेस है उसके बेसिस पे हम कुछ और आगे बढ़ सकें। तो इस तरह के हमारा इस 19वीं कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस से बहुत फ़ायदा हुआ। और ये मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि ये इतने सारे टेक्निकल सेशंस और इतने सारे जो हमारे प्लेनरी सेशंस और साइड इवेंट्स वगैरह हुए, इसके अलावा हम लोगों ने एक इनका फील्ड एक्सकर्शन भी ऑर्गेनाइज़ कराया, क्योंकि इतने बाहर के देशों से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारा राजाजी नेशनल पार्क जो एक अपने आप में एक मिसाल है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हमने एक जो ग्रुप है उसको राजाजी भेजा चौथे दिन, कॉन्फ्रेंस के चौथे दिन, जो कि 6 अप्रैल था, और एक ग्रुप को हमने धनौल्टी भेजा ताकि जो यहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में ये परिचित हो सकें।
19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन का 5वां दिन यानी 7 अप्रैल पूर्ण सत्र के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें शहरी वानिकी तथा भूदृश्य प्रबंधन तथा वन प्रबंधन में समुदायों की भागीदारी पर 10 प्रस्तुतियां रही, जिसमें ज्योति पांडे शर्मा भारत ने दिल्ली की पहाड़ियों को संरक्षण देने, शहरी संस्कृति के उन्नयन पर पुनर्विचार विषय पर प्रस्तुति की। श्री जगदीश चंद्र भारत ने चंडीगढ़ में शहरी वानिकी की स्थिति, चुनौतियां तथा भविष्य पर अपनी प्रस्तुति रखी। समापन सत्र के अवसर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर सविता, निदेशक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने वैज्ञानिक विचार विमर्श से निकलकर आई 19वें CFC कार्यवाही का विवरण एवं संस्तुतियां पर संक्षिप्त विवरण दिया। डॉक्टर SC गैरोला, महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद ने कहा कि वन संसाधन राष्ट्रीय एवं वैश्विक नीति चर्चाओं में है तथा उन्हें किसी भी स्तर पर नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों के जरिए वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य प्राकृतिक परितंत्र की ओर महत्वपूर्ण योगदान मिला है। श्री सिद्धांत दास, महानिदेशक तथा विशेष सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा, इस बार की कॉन्फ्रेंस जो है फॉरेस्ट को पोस्टेरिटी के लिए, हमारे आगे वाले जो है जनरेशन, उनके लिए फॉरेस्ट को कैसे बचाना है हम लोग तो ये जो है इसको किस तरह से कंजर्व किया जाए तो इसको सस्टेन रहेगा। तो यह था उसका इस का थीम, पोस्टेरिटी के लिए इस जंगल को बचा के रखना है। इस सम्मेलन में भाग लेने आए देश विदेश के लगभग 600 प्रतिनिधि, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षणविद, वन अधिकारी, मंत्रालयों, उद्योगों, शोध एवं संरक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित थे। हमारे संवाददाता को कुछ प्रतिनिधि गण के सदस्यों ने इस CFC 2017 की सफलता के बारे में बताया। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम स्टूडेंट लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 5 दिन व्यापी एक कॉन्फ्रेंस हुआ है फॉरेस्ट्री के ऊपर, जो पहली बार देहरादून में हुआ है और दूसरी बार इंडिया में हुआ है। तो हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है। 68 ईयर्स बाद इंडिया में कॉन्फ्रेंस आया है और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम FRI के स्टूडेंट्स हैं, तो FRI के स्टूडेंट्स होने के नाते कॉन्फ्रेंस जो है वो तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उनके साथ मिलने का हमें मौका मिल रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग, बिकॉज कॉमनवेल्थ कंट्रीज दे आर एक्चुअली जो 3/4 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड के पॉपुलेशन है एंड इंडिया उसमें एक बिगेस्ट पार्ट है। तो इतनी साल बाद यहाँ पे आया है, ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। बहुत अच्छा गया 4 दिन, बहुत कुछ सीखने को मिला। 5 दिन के लिए 4 से 7, बीच में एक दिन तो फॉरेस्ट्री का टूर था। देहरादून के इस ऐतिहासिक परिसर में जिसका नाम वन अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन आयोजित हुआ है और ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया सम्मेलन था, जिस पर हम विभिन्न देशों के लोगों ने हमें बहुत सारी मुख्यतया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और पॉवर्टी एलिविएशन ये मुख्य मुद्दे रहे और हमारी निदेशक महोदया डॉक्टर सविता ने इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। ये 19 कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में इफ़को ने एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू तहत कार्य किया, क्योंकि हमारा इफ़को का भी मुख्य एम पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को इसके प्रति सचेत करना है। साथ ही साथ जो भी नवीन किसी जानकारी हमें यहाँ से मिले, हम उसका लाभ उठा सकें और इफ़को उसको अनुभव कर सकें। मैं डॉक्टर मनीषा थपलियाल हूँ। मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर तैनात हूँ FRI में, और 19 कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस में मुझे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिला है। ये मेरा जो काम था ये बक्सस वालिचियाना पे था, जो वुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, तो इसके कंजर्वेशन पे हम लोगों ने काम किया था, तो उसके लिए मुझे इसका अवार्ड मिला है बेस्ट पोस्टर का। मैं रूमा हूँ, असम की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ देहरादून, और मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है 5 डेज़ का कॉन्फ्रेंस था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जो फॉरेन डेलीगेट्स थे तो उनके प्रेजेंटेशंस, प्लस जो इंडियन डेलीगेट्स थे उनके भी प्रेजेंटेशंस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे, तो काफ़ी कुछ सीखा। इतना एक्सपोजर कॉलेज में पढ़ के तो नहीं मिलता है, ऐसी एक्टिविटीज़ से मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और मतलब आई होप कि आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले। माय सब्जेक्शन, आई एम फ्रॉम मणिपुर। ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा है, थैंक यू।
एफआरआई में इस कॉन्फ्रेंस में आके फॉरेन डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। My name is Srin Somo and I am from Bhutan. Like since I'm studying in Dehradun, I got this golden opportunity to attend this lifetime CFC 19 program, which would have not been possible in my entire lifetime. So I feel very lucky. My name is Rankit Bok from Meghalaya. I am so blessed and enlightened with this conference. We have learned so much, and I like to thank especially Dr. Savita for organizing this conference. It has been a blessing to us, and it has enlightened us with knowledge, and we hope that it will give a tremendous blessing to each one of us. ये जो हमारी कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं 2017 जो एफआरआई में आयोजित किया गया है, जो आईसीएफआरआई के अंतर्गत और एमओईएफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की सहभागिता से किया गया है। इसमें लगभग 44 कंट्री के प्रतिभागियों ने भाग लिया है और टोटल 600 डेलीगेट हमारे यहाँ पर मौजूद थे। इन सभी डेलीगेट्स की रहने की व्यवस्था, इनके खाने की व्यवस्था और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस की व्यवस्था हमने कराया। इनको कोई दिक्कत ना हो और डिफरेंट ज्वलंत मुद्दों पर हमने यहाँ इनसे चर्चा किया, जिसकी डिटेल जानकारी प्रचार माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जगह जगह पब्लिश करा, पोस्टर लगाकर हमने सभी को डिटेल्स में दिया है। इसमें हमारा दूरदर्शन का विशेष सहयोग रहा है, जो कि स्पेसिफिकली दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और अपना काफ़ी टाइम डिवोट भी किया है। दूसरी बार हमारे पास पहुँचे हैं। हम तहे दिल से उनके आभारी हैं कि भारतवर्ष का नाम विश्व में जगह जगह प्रचार के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू, प्रेस मीडिया के थ्रू पहुंचा है। धन्यवाद। इस प्रकार ये 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन प्रभावशाली घोषणाओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों बहनों आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कल के कार्यक्रम में आपकी चिट्ठी, आपके पत्र यानी आपके जो खत हमारे पास आते हैं उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।